हेलो दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। अपने इस चैनल पर मैं देश विदेश में हुई अपराधों की कहानियां लेकर आती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको हिंदुस्तान के उस केस की कहानी सुनाऊंगी जिसे देखकर आफताब ने श्रद्धा के 35 टुकड़े कर दिए। ये केस था देहरादून का अनुपमा गुलाटी हत्याकांड। इस घटना ने उस वक्त पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सन 1992 की बात है। राजेश गुलाटी और अनुपमा का अफेयर हो जाता है। वो दोनों ही अपने इस रिश्ते को एक नाम देकर अपना घर बसाना चाहते थे। फिर वो दोनों अपने अपने घर पे बात करके घर वालों को मनाने में कामयाब भी हो जाते हैं और आखिरकार 10 फरवरी 1999 को वो दोनों अग्नि को साक्षी मानकर विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। ये दोनों ही दिल्ली के रहने वाले थे। राजेश गुलाटी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अनुपमा के साथ शादी करने के बाद वो अमेरिका चले जाते हैं। साल 2006 में ये माता पिता भी बन जाते हैं। इन दोनों के जीवन में एक साथ दोहरी खुशी आई थी क्योंकि अनुपमा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, एक लड़का और एक लड़की। कुछ साल वहां जॉब करने के बाद 2008 में राजेश अपनी फैमिली के साथ वापस इंडिया आ गया। भारत वापस आने के बाद राजेश परिवार के साथ देहरादून कैंट एरिया की प्रकाश नगर कॉलोनी में 1-2 कमरे के किराए का मकान लेकर रहने लगा। दोनों का रिश्ता पहले जैसा नहीं रहा था। राजेश और अनुपमा के रिश्तों में बहुत खटास आ चुकी थी। उनके बीच बात बात पर झगड़े होने लगे थे। दिन बीतते गए और झगड़े बढ़ते गए। इसी बीच 17 अक्टूबर 2010 में राजेश के देहरादून वाले घर से उसकी पत्नी अनुपमा अचानक गायब हो गई। इसके बाद सबसे बड़ी हैरानी की बात यह हुई कि उसने अपनी पत्नी के इस तरह गायब हो जाने की कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई और न ही उसे ढूंढने की कोशिश की। राजेश के 4 साल के दोनों बच्चे अपनी मां से मिलने के लिए तड़पने लगे। वो दोनों जब तक अपने पिता से अपनी मां के बारे में पूछते तो राजेश उनसे कह देता कि उनकी मां नाना नानी के घर गई है, कुछ दिन में वापस आ जाएगी। दूसरी तरफ दिल्ली में अनुपमा के माता पिता अपनी बेटी के लिए अलग परेशान थे क्योंकि कई दिनों से उनकी बेटी ने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया था। अनुपमा के माता पिता जब भी अपने दामाद से अपनी बेटी अनुपमा से बात कराने के लिए कहते तो राजेश बात को घुमा देता था। एक दिन अनुपमा के माता पिता ने राजेश से सख्ती से अपनी बेटी के बारे में पूछा कि आखिर तुम अनुपमा से बात क्यों नहीं कराते हो। तब राजेश ने उनसे कहा कि अनुपमा और उसकी कहासुनी हो गई थी। इसी लड़ाई के बाद वो घर छोड़कर चली गई है। जब उसका गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो वापस आ जाएगी। इस बात को सुनकर उसके माता पिता कुछ समय के लिए शांत बैठ गए। वो सोचने लगे कि सच में अनुपमा एक दिन वापस आ जाएगी, लेकिन अनुपमा के माता पिता का इंतजार बढ़ता गया। इस इंतजार में महीने बीत गए। अनुपमा के माता पिता ने अपने बेटे सुजान को राजेश के घर भेजा ताकि वो अपनी बहन की खोज खबर ले सके। दिसंबर 2010 में सुजान राजेश के घर पहुंचा और उससे अनुपमा के बारे में पूछताछ की तो राजेश ने उसे कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया। सिर्फ इतना ही कहा कि वो नहीं जानता कि अनुपमा कहाँ है। सुजान को अपने बहनोई पर शक हो गया। उसे लगा कि राजेश अच्छी तरह से जानता है कि अनुपमा कहाँ है। सुजान जैसे ही अपनी बहन से मिलने के लिए राजेश के घर के अंदर जाने लगा, राजेश ने उसे अंदर जाने से मना कर दिया। बस सुजान ने यहीं से अंदाजा लगा लिया कि उसकी बहन के साथ कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई है। उसने फौरन छावनी पुलिस थाने में अपनी बहन के गुम होने की रिपोर्ट लिखवा दी। इसके बाद पुलिस छानबीन करने के लिए राजेश के घर पहुंची। बहुत छानबीन करने पर भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। अचानक पुलिस की नजर राजेश के घर में एक कोने में पड़े डीप फ्रीजर पर पड़ी। ये डीप फ्रीजर दुकानों में आइसक्रीम वगैरह रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और आमतौर पर घरों में ये डीप फ्रीजर नहीं होता है, इसलिए पुलिस को उस पर शक हुआ। जब उन्होंने फ्रीजर को खोला तो उसमें बहुत सारी पॉलीथीन थी। सारी पॉलीथीन बर्फ की तरह जम चुकी थी। पॉलीथीन को बाहर निकाला गया और जब उन पॉलीथीन की बर्फ पिघली तो पुलिस के होश उड़ गए क्योंकि उन पॉलीथीन से इंसान के मांस के अलग अलग टुकड़े निकले। इसके बाद पुलिस ने राजेश गुलाटी को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की। राजेश गुलाटी ने अनुपमा की हत्या की बात स्वीकार कर ली और इससे आगे की कहानी बताई। उसने बताया कि दोनों पति पत्नी के बीच छोटे मोटे झगड़े तो शादी के बाद से ही शुरू हो गए थे, लेकिन देहरादून आने के बाद झगड़े और बढ़ गए। राजेश को लगता था कि अनुपमा का उसके दोस्त के साथ अफेयर है
और अनुपमा का कहना था कि कोलकाता की एक महिला के साथ राजेश के फिजिकल रिलेशन थे, जो कि एक सच भी था। पूछताछ में राजेश ने इस बात को एक्सेप्ट भी किया कि वो कोलकाता में रहने वाली एक महिला से शादी कर चुका है। अनुपमा ने राजेश के खिलाफ महिला अपराध विरोधी शाखा में केस दर्ज करा दिया था। इसके एवज में राजेश को अनुपमा को हर महीने 20,000 रुपये गुजारा भत्ता देना पड़ता था। राजेश ये भी सहन कर गया। अब राजेश का कहना था कि अनुपमा उससे और भी ज्यादा पैसों की डिमांड करने लगी थी। एक दिन अनुपमा और राजेश के बीच किसी बात को लेकर बहुत लड़ाई हुई और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि राजेश ने अनुपमा को पीछे की तरफ धक्का दे दिया और अनुपमा का सिर बेड के कोने से जा लगा। अनुपमा के सिर से बहुत खून बहने लगा और राजेश को लगा कि शायद वो मर गई है। राजेश ने उसकी पल्स चेक की तो उसकी सांसें चल रही थीं। राजेश ने सोचा कि अगर उसने अपनी बीवी को जिंदा छोड़ दिया तो वो पक्का उसके ऊपर केस करके उसे जेल पहुंचा देगी। इसलिए उसने कॉटन का इस्तेमाल किया और अनुपमा के मुंह और नाक में कॉटन भर दी, जिससे कि जल्दी उसकी मौत हो जाए। कुछ ही देर के बाद अनुपमा की मौत हो गई। राजेश ने अनुपमा को मार तो दिया, लेकिन वो इस सोच में पड़ गया कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। सबसे पहले राजेश ने सोचा कि वो अनुपमा की लाश को मसूरी के जंगलों में फेंक देगा, लेकिन उसको डर था कि लाश को कार में डालते वक्त उसको कोई देख न ले। इसलिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि लाश को छोटा कर लिया जाए। अगले दिन वो बाजार जाकर एक कटर और डीप फ्रीजर खरीद लाया। उसने थोड़ा थोड़ा करके अनुपमा के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। इन टुकड़ों को पॉलिथीन में भरकर डीप फ्रीजर में रख दिया। इसके बाद वो एक एक पॉलिथीन को लेकर जाता और अनुपमा की लाश के हर एक टुकड़े को मसूरी के जंगलों में फेंक देता, लेकिन वो उसकी पूरी लाश को ठिकाने लगा पाता इससे पहले ही वो पुलिस के शिकंजे में आ गया। साल 2011 में पुलिस ने राजेश के खिलाफ चार्जशीट फाइल की। देहरादून कोर्ट में केस चला। साल 2017 में राजेश को अपनी पत्नी की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 15 लाख रुपए का जुर्माना भरने के लिए कहा गया। इन 15 लाख में से 70,000 सरकारी खाते में जमा हुए और बाकी पैसे बच्चे की परवरिश के लिए अकाउंट में जमा हो गए। अनुपमा और राजेश के बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और अपने मामा के साथ रहते हैं। आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।